नमस्कार दोस्तों, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ये वीडियो इस समय बहुत ही अधिक वायरल हो चुका है, जिसमें आप लोग साफ साफ देख सकते हैं ये फुटेज तैयार की गई है ड्रोन के माध्यम से। और ये ड्रोन है आपका यूक्रेन का, और जो ड्रोन लगातार आगे बढ़ रहे हैं और किसी कंट्री के एयरबेस को राख में तब्दील कर रहे हैं, उस पर अपनी बॉम्बार्डिंग कर रहे हैं। सो गाइस, ये ड्रोन है आपके यूक्रेन के, और ये हमला हो रहा है रूस के एयरबेस पर। मतलब कि यूक्रेन ने अभी हाल ही में रूस पर अपने अब तक के सबसे बड़े ड्रोन हमलों में से एक को बीते कल के दिन अंजाम दिया है, और इस ऑपरेशन को इसने नाम दिया है स्पाइडर वेब। और ये हमला 1 जून 2025 यानी कि बीते कल के दिन किया गया था, जिसके बाद रूस की जड़ें बुरी तरीके से हिल चुकी है। लेकिन रूस दोस्तों की कमज़ोर देश है नहीं, ये यूक्रेन को समझना चाहिए। और रूस के पास में इतनी बड़ी ताकत है, अगर उस ताकत को अगर वो इस्तेमाल कर ले रूस, तो पूरी की पूरी में से दुनिया में से आधी दुनिया को रूस अकेला तबाह कर सकता है। जी हाँ, मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ, अगर आपको उसके बारे में हल्का सा भी आइडिया है तो वीडियो को पॉज करके उसका कमेंट आप मुझको ज़रूर लिखिएगा कि मैं किस ताकत के बारे में बात कर रहा हूँ। बताऊँगा वीडियो के एंड में। अभी दोस्तों यहाँ पे क्या हुआ कि यूक्रेन ने रूस के सैन्य ठिकानों पर, और विशेष रूप से जो उसके एयरबेस हैं, जो उसके हवाई अड्डे, जो सैन्य हवाई अड्डे हैं, उसके अलावा जो तेल रिफाइनरी है, उसको निशाना बना दिया, उसको राख में तब्दील कर दिया। और इस हमले में रूस के 40 से अधिक सैन्य विमान नष्ट हुए हैं। ये वो सैन्य विमान थे जिसकी मदद से रूस अब तक यूक्रेन के ऊपर हमला कर रहा था, बॉम्बार्डिंग कर रहा था, अपनी मिसाइलें दाग रहा था। और इन विमानों में आपका A-50, Tu-95, Tu-22 रूसी बॉम्बर शामिल थे, जिसको इसने राख में बीते कल के दिन तब्दील कर दिया। और ये विमान रूस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट थे, और हर विमान हर देश के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। और ये जो Tu-95 है, ये लंबी दूरी की क्रूज़ मिसाइल ले जाने में सक्षम था, और इसने उस पर हमला किया। सबसे बड़ा नुकसान जो बीते कल के दिन हुआ है विमान के अंदर दोस्तों, वो हुआ आपका Tu-95 का। और यूक्रेन हमले से रूस को $2 बिलियन, लगभग 1.5 बिलियन पाउंड का बीते कल के दिन एक दिन के अंदर नुकसान हुआ है। और यहाँ पर ये जो रूस है, रूस ने जवाबी कार्रवाई की चेतावनी भी अब यूक्रेन को दे दी है। मतलब एक बहुत बड़ा खेला होने वाला है। अभी आपको याद होगा कि अभी चंद दिनों पहले यूक्रेन ने एक हरकत और करी थी, जिस समय रूस के राष्ट्रपति पुतिन क्रूज वाले स्थान पर जा रहे थे, क्रुक्स वाले स्थान पर जा रहे थे हेलीकॉप्टर से। तो इसने यूक्रेन ने अपने कुछ ड्रोन भेज करके पुतिन को जान से मारने का प्रयास किया था। हेलीकॉप्टर के आसपास अपने इसने क्या करा था, यूक्रेन ने कुछ ड्रोन भेजे थे। वो तो अलग बात है कि पुतिन के आसपास, हेलीकॉप्टर के आसपास एक हैवी सिक्योरिटी थी, तो अदर डिफेंस ने इसके ड्रोन को वहीं पर तबाह कर दिया। उसके नेक्स्ट डे ही रूस ने इसके ऊपर हमला किया था यूक्रेन के ऊपर। मतलब कि जब भी शांति वार्ता की तरफ दोनों की डायरेक्शन हल्की सी बढ़ती है, लोगों को दिखती है, लेकिन वो कभी ज़मीनी हकीकत में तब्दील नहीं हो पाती। ट्रंप लगातार प्रयास कर रहे हैं कि ठीक है, दोनों के बीच में सीज़ फायर, मतलब कि युद्ध विराम किसी भी हालत में हो ही जाए, लेकिन कोई भी झुकने के लिए तैयार है नहीं। दोनों के दोनों अंगद का पैर बने हुए हैं, बस टिका करके बैठ गए, हमको तो युद्ध करना है, युद्ध खेलना है। और रूस ने 24 फरवरी 2022 को यूक्रेन पर पहली बार हमला किया था, और ये युद्ध तब से लेकर के अब तक जारी है। अगर हम कैलकुलेट करें कि इस युद्ध को टोटल कितना समय हो चुका है, तो आप ये पाएंगे कि कम से कम 3.5 साल इस युद्ध को पूरे होने वाले हैं। और दोनों ही देशों ने बहुत कुछ गंवाया है। जैसे 15,000 से ज़्यादा मिसाइलें हमले कर चुका है ये रूस यूक्रेन के ऊपर। सोचिए, 15,000 से ज़्यादा मिसाइलें जब किसी स्थान पे दागी जाएंगी तो कितनी जिंदगियां तबाह होंगी। सोचिए, कितनी बिल्डिंग राख में तब्दील होगी, कितने करोड़ों लोग मारे जाएंगे, कितने लोग डर के मारे वहाँ से विस्थापित हो जाएंगे। यूक्रेन के मैप को आप ध्यान से देखिएगा। पहला मैप है आपका 22 फरवरी 2022 को, जो रेड एरिया है, यहाँ पर रूस का अधिकार है। और उसके बाद तब से अब तक 3.5 साल जो मोटे मोटे हो चुके हैं, अब रेड एरिया देखिए कितना बढ़ चुका है। मतलब कि रूस ने यूक्रेन के कम से कम 30% हिस्से पर अपना कब्जा स्थापित कर लिया है। लेकिन यूक्रेन झुकने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है, और ना ही रूस झुकने के लिए तैयार है। और रूस को अब तक इस युद्ध में 109 लाख करोड़ से ज़्यादा का नुकसान हो चुका है। ये कैलकुलेशंस है आपकी इस टोटल पीरियड में 22 फरवरी 2025 तक की कैलकुलेशंस ये है। और अब तक कम से कम अगर हम देखें मोटा मोटा, तो इसमें इसके काफ़ी सारे प्लांट तबाह हो चुके हैं। जो उसके पेट्रोलिंग जो प्लांट थे वो सब तबाह हो चुके हैं। विमान कितने नष्ट हुए उसके कोई कैलकुलेशंस खास मोटी मोटी किसने रिलीज़ करी नहीं है, क्योंकि किसको कितना नुकसान हुआ ना, ये कोई डिक्लेयर नहीं करता है, कोई पब्लिक नहीं करती है, कोई भी सरकार। आप देखिए ना कि इस समय हमारे खुद के ऑपरेशन सिंदूर के अंदर कितने हमारे फाइटर जेट
तबाह हुए हैं। देखिए, युद्ध होगा तो नुकसान तो होगा, तो नुकसान को एक्सेप्ट करने में आखिरकार हर्ज है क्या? क्योंकि आप गए और आप बिल्कुल फिल्म के हीरो की तरह गए, बिल्कुल सही सलामत वापस आ गए, ऐसा पॉसिबल तो है नहीं। ठीक है, डिफेंस है, डिफेंस के आइटम है, खर्च हो भी गए, पाकिस्तान को सबक सिखाने, तो क्या दिक्कत है? हम तो उसके लिए भी तैयार है कि आप परमाणु बम छोड़ दो उसके ऊपर। कोई आपके ऊपर एलिगेशन ना लगाएगा। देश को बचाने के लिए अगर आपने कुछ चीज़ें खर्च कर भी दी हैं तो रखा किस लिए सामान है? दहेज के लिए क्या? नहीं ना, तो उसका इस्तेमाल करो। तो वर्तमान की सरकार अभी फिलहाल डाटा डिक्लेयर नहीं कर पा रही है, और मेरे पॉइंट ऑफ से कर देना चाहिए, क्योंकि इसी बात को लेकर के विपक्ष को मौका मिल चुका है वर्तमान की सरकार की टांग खिंचाई करने का कि ये डाटा क्यों छुपा रही, क्यों छुपा रही, क्यों छुपा रही है। चलिए वापस आते हैं हम लोग टॉपिक की तरफ। अब दोस्तों, यूक्रेन का ये जो हमला है रूस के लिए एक बहुत बड़ा झटका है जो बीते कल के दिन यूक्रेन ने रूस को दिया, और इसके बाद देखिए तनाव तो काफ़ी चरम पे पहुंच चुका है। पुतिन लगातार बैक टू बैक डिफेंस के साथ में मीटिंग कर रहे हैं। अब यहाँ पर परमाणु हथियार या फिर डेड हैंड प्रणाली के उपयोग की अभी तक कोई पुष्टि नहीं है। अब कुछ लोग बोलेंगे सर ये डेड हैंड आखिरकार है क्या? तो अब इसके बारे में आपके लिए जानना थोड़ा सा ज़रूरी भी है, क्योंकि डेड हैंड वो पावर है रूस के पास में जिसके बाद में रूस अकेला ही आधी दुनिया को तबाह कर सकता है। और इस रूस का एग्रेशन कंट्रोल करना अन्य देशों की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, खास तौर पर जो नाटो संगठन है जिसमें 131 देश शामिल हैं। देखिए, पूरे वर्ल्ड में 195 कंट्रीज़ हैं और 131 कंट्रीज़ नाटो में शामिल हैं। अगर नाटो ने इसको अगर नहीं रोका रूस को, तो ये आधी दुनिया को भी ले डूबेगा। और इस समय बीते कल के दिन जो यूक्रेन ने अपनी हरकत करी है ना, उसके बाद तो पुतिन अच्छे से भरा पड़ा है। डेड हैंड, जिसको हम लोग पेरीमीटर के नाम से भी जानते हैं, ये रूस का एक गुप्त और सेल्फ एक्टिव परमाणु हथियार है जो अपने आप एक्टिव हो जाएगा, और इसे शीत युद्ध के दौरान सोवियत संघ ने 1985 में विकसित किया था। सोचिए, सेल्फ एक्टिव। और अगर कोई भी देश रूस के ऊपर आक्रमण कर देता है, रूस को अगर हम मानते हैं कि राख में तब्दील भी कर देता है, तब भी इस सेल्फ एक्टिवेट जो इसके पास हथियार है, इसे कुछ नहीं होगा। जैसे एरोप्लेन के अंदर ब्लैक बॉक्स होता है, एरोप्लेन क्रैश होने के बाद में भी पूरी तरीके से एरोप्लेन अगर राख में तब्दील भी हो जाता है तो उस ब्लैक बॉक्स को कभी कुछ नहीं होता। उसमें उसका रिकॉर्ड होता है कि किस हाइट पे वो उस समय उड़ रहा था, क्या उसने कम्युनिकेशंस करा, वगैरह वगैरह, पूरी डिटेल उसके अंदर आपको सही सलामत मिल जाती है। तो वैसे ही अगर रूस को कुछ भी हो जाता है तो ये अपना जो परमाणु हथियार है इसके पास, जो सेल्फ एक्टिव होने वाला है, जिसको उसने नाम दिया है आपका डूम्सडे डिवाइस, ये हमेशा जिंदा रहेगी। और यदि रूस पर परमाणु हमला होता है तो उसका नेतृत्व नष्ट हो जाता है, तब भी जवाबी हमला स्वतः शुरू हो जाएगा। मतलब कि ये बदला किसी भी हालत में लेके रहेगा, ये है इसकी पावर। और जो रूस के पास में जो डेड हैंड है ना, ये 30 मिनट के अंदर आधी दुनिया को तबाह कर सकता है। और ये काम कैसे करता है? तो दोस्तों, ये काम करता है आपका सेंसर आधारित एक प्रणाली है जो भूकंपीय गतिविधियों, रेडिएशन स्तर और हवा के दबाव और गर्मी का विश्लेषण करती है। अगर अचानक से किसी ने इसके देश के ऊपर परमाणु बम गिरा दिया तो एक बहुत तगड़ा कंपन होगा, तो ये अपने आप समझ जाएगा कि हाँ भाई, कुछ तगड़ा हुआ है मेरे आसपास, तो चलिए मुझको होना है एक्टिवेट। इसको किसी भी सैन्य कमांड की आवश्यकता है नहीं, ये है इसकी ताकत रूस के पास। और वर्तमान स्थिति यह है कि 2011 में रूसी स्ट्रेटेजिक मिसाइल फोर्स के जनरल, जिनका नाम है दोस्तों सरगई काराकोव, ने इसकी मौजूदगी की पुष्टि करी है, और इसे आधुनिक रडार और हाइपरसोनिक मिसाइलों के साथ में अपग्रेड भी किया गया है। मतलब कि लगातार ये अपडेट हो रहा है। और यहाँ पर डेड हैंड को गुप्त रखने से इसकी प्रभावशीलता पर सवाल लगातार उठते रहे हैं। और जो ये नाटो का देश बना हुआ है इस समय दोस्तों रूस, उससे इसके अन्य देश जो नाटो में शामिल हैं वो लगातार कह रहे हैं कि नहीं यार, ये आपने थोड़ा गलत बना दिया है, इतनी आपको हैवी हथियार बनाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन रूस ने किसी की नहीं सुनी, और यही वजह है कि थोड़ी बहुत खटास ट्रंप और पुतिन के बीच में आ रखी है। और दोस्तों, कहीं ना अब मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से सीज फायर हो जाना चाहिए, दोनों के बीच में अब युद्ध विराम हो जाना चाहिए। बहुत अति हो चुकी है, बहुत विनाश हो चुका है, और हम सब भी कहना कि बहुत ही पक चुके हैं। सोचिए, जो लोग इन दोनों देशों में रह रहे होंगे, जो आम जनता, सोचिए वो कितनी परेशान होगी। हम तो केवल देख के परेशान हो गए, जो लोग इस मंजर से गुजर रही है आम जनता, उनका क्या हो रहा होगा। कभी वो यहाँ शिफ्ट हो रहे हैं, कभी वहाँ से वहाँ शिफ्ट हो रहे हैं। भाई, भांडे बर्तन बच्चों को शिफ्ट करना आसान काम नहीं है आज के टाइम पर। सोचिए, नॉर्मल अगर किसी व्यक्ति का ट्रांसफ़र होता है दूसरी सिटी के अंदर, तब कितने चैलेंजेस आते हैं। नई सिटी, नया रहन सहन, नई लैंग्वेज, खाना पीना नया, थोड़ा बहुत चेंज होता है, तो वो उसको अडॉप्ट नहीं कर पाते हैं। और यहाँ तो सब कुछ ही तबाह हो रहा है लगातार। एक बड़ी संख्या में लोग यहाँ से वहाँ प्लान कर रहे हैं, जहाँ भी प्लान करते हैं वहीं पर रूस वहाँ पे स्थान पर बम्बार्डिंग कर देता है।
ये चल रहा है। लेकिन बीते कल के दिन जो यूक्रेन ने अचानक से जो कदम उठाया है, ये बहुत ही मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी गलत कदम है। मैं मानता हूँ कि यहाँ पर कहीं ना कहीं यूक्रेन के साथ में अब अमेरिका आ चुका है, क्योंकि यूक्रेन और अमेरिका के बीच में रेयर अर्थ मेटल्स को लेकर के भी हाल ही में 10 दिन पहले एक डील हुई थी, जिसको लेकर के मैंने एक वीडियो डेडिकेट आपको तैयार करके दिया था, जिसमें ये कहा गया था कि अब माइनिंग वाला जो काम करेगा वो करेगा अमेरिका यूक्रेन के हिस्सों पर, और यूक्रेन के नीचे बहुत सारे रेयर अर्थ मेटल्स पाए गए हैं और अभी भी मिल रहे हैं। और 35% या 30% हिस्से पर रूस ने यूक्रेन की कब्जा कर रखा है, और रेयर अर्थ मेटल्स की माइनिंग को लेकर के अब वो रूस को भी पीछे खदेड़ देगा। जिन स्थानों पर रूस ने कब्जा कर रखा है उसको बोलेगा यहाँ से पीछे हट जाओ। लेकिन जो रूस की डिमांड है ना, जो यूक्रेन की डिमांड है कि भैया मुझे नाटो में शामिल करो, बट रूस इस बात पे टिका हुआ है कि नहीं, ये नाटो में शामिल नहीं होगा। बस सारी जिद यहीं पर है, और यूक्रेन को चाहिए अपनी सिक्योरिटी, अपनी सेफ्टी, कि भैया अगर मैं नाटो में एक बार शामिल हो गया, और नाटो का यही नियम है कि जो देश नाटो में शामिल होते हैं, अगर कोई अन्य देश इस नाटो देशों के ऊपर किसी एक के ऊपर हमला करता है तो ये माना जाता है कि उस देश ने 131 कंट्री पे हमला किया है। तो वो सब एकजुट होकर के 131 कंट्रीज उस एक देश के ऊपर रिप्लाई करती है, मतलब कि उसको मुंह तोड़ जवाब देती है, दांत खट्टे करती है, उसके बाद युद्ध स्टार्ट कर देती है। इसलिए यूक्रेन के जो राष्ट्रपति हैं जेलेंस्की, व्लादिमीर जेलेंस्की का मानना यह है कि युद्ध तो बस तभी रुकेगा जब मुझे सिक्योरिटी मिलेगी, और कोई भी देश इसको सिक्योरिटी देने के लिए अभी तैयार है नहीं, केवल ट्रंप के अलावा। ट्रंप ने पहले स्टार्टिंग में बहुत हेल्प करी थी इनकी, लेकिन अब ट्रंप ने बोल दिया कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन के चक्कर में मैं खुद ही फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहा हूँ, बहुत तगड़े चक्कर में, और अब मैं आपकी ज़्यादा हेल्प नहीं कर पाऊँगा। लेकिन जो इनकी डील हुई है रेयर अर्थ मेटल्स की माइनिंग को लेकर के, शायद अब इनको हेल्प मिल जाएगी। बट दोस्तों आज के इस वीडियो में बस के लिए इतना है। अब मेरा आपसे एक सवाल ये कि आने वाले समय में अब रूस कौन सा कदम उठाएगा? क्या सच में डेड हैंड जो डूम्सडे डिवाइस है, क्या इसको एक्टिव कर देगा? क्योंकि अभी कुछ घंटों पहले ही रूस ने एक तो रिप्लाई यूक्रेन को कर दिया है। वीडियो को पॉज करके इस स्क्रीनशॉट को आप ध्यान से देख लीजिएगा और इस नॉलेज को आप लोग खुद पढ़ लीजिएगा। लेकिन इससे अभी शायद यूक्रेन के दांत खट्टे होंगे नहीं, इससे भी बड़ा कुछ होने वाला है अभी चंद घंटों बाद। वेट एंड वॉच और प्रे प्लीज़ आप लोग ज़रूर करिए कि हर इन दोनों के बीच में अब किसी भी हालत में युद्ध विराम हो जाए। बस बहुत हो गया। धन्यवाद।